तो फ्रेंड्स वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन, और हम सॉल्व कर रहे हैं टाइप 4 प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर बेसिकली हम डील करेंगे विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डायमेंशंस आफ्टर लोड रिमूवल, और हम बात करेंगे इलास्टिक स्ट्रेन रिकवरी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज़ है फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि मतलब आप किसी चीज़ को डिफॉर्म कर रहे हो, तो अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा डिफॉर्म करते हो तो हम कहते हैं कि वो चीज़ जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि आप किसी चीज़ को मतलब आप उसके ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हो, आप उसे जब डिफॉर्म कर रहे हो तो जो डिफॉर्मेशन है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और एक होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, या फिर यूँ कहिए एक है इलास्टिक स्ट्रेन और दूसरा है प्लास्टिक स्ट्रेन। तो जब आप लोड को हटाते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि जो इलास्टिक पार्ट है डिफॉर्मेशन का वो रिकवर कर जाता है और वो गायब हो जाता है। ठीक है, और जो प्लास्टिक पार्ट है डिफॉर्मेशन का वो मतलब हमेशा के लिए रह जाता है और जो चीज़ है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रबर बैंड। आप किसी रबर बैंड को हल्का सा थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए और छोड़ दीजिए और वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। पर अगर आप उसे एक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच करें, ठीक है, तो जब आप उसे रिलीज करते हो तो उसका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो थोड़ा परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। पर यहाँ गौर करने वाली बात है कि एक रबर बैंड था, आपने उसे इतना खींचा, आपने उसे काफी ज्यादा एलोंगेट कर लिया, ठीक है, तो जब आपने रिलीज किया तो वो इतना हो गया, इनिशियली इतना था, इनिशियली रबर बैंड मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, इट विल बी बेटर। तो इनिशियली रबर बैंड इतना था सपोज कीजिए, ठीक है, तो आपने उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया, लिमिट से ज़्यादा आपने उसे स्ट्रेच कर दिया, तो अब जब आपने फोर्स हटाई तो वो उसका साइज अब इतना हो गया, इतना। ठीक है, दिस इज द इनिशियल साइज, इतना आपने उसे डिफॉर्म किया, जब लोड हटाया तो वो इतना रह गया। ठीक है, तो आपने कुछ गौर किया, मतलब आपने उसे इतना खींचा था तो ये वाला जो डिफॉर्मेशन है इतना, ये रिकवर कर गया, ये बाद में गायब हो गया, दैट इज द इलास्टिक पार्ट। ठीक है, और ये वाला जो डिफॉर्मेशन जो परमानेंटली रह गया, दैट इज द प्लास्टिक पार्ट। ये मतलब परमानेंटली इतना डिफॉर्मेशन परमानेंटली इसमें आ चुका है, ये ऑब्जेक्ट का साइज यही हो गया। समझ आ गए? ठीक है, तो यहाँ पर मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एंड द बेस्ट थिंग इज कि एट प्रेजेंट जब मैं मतलब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब दिस प्रॉब्लम इज गिवन रॉन्ग। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम पूछी गई थी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, 2015 में सेट 2 में व्हाट 2 मार्क्स, 2015 में आई थी सेट 2 में व्हाट 2 मार्क्स। ठीक है, इसकी खास बात ये कि मेजर टेक्स्ट के अंदर जो मेजर रिप्यूटेड सो कॉल्ड रिप्यूटेड, ठीक है, जो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मार्केट में अवेलेबल है, मेजॉरिटी पेपर्स के अंदर इसका सॉल्यूशन पूरी तरह से गलत दे रखा है, और आपकी बुक के अंदर ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ठीक है नहीं, मैं आपको बताता हूँ हम कैसे चेक कर सकते हो। पहले प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, द फ्लो स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज गिवन बाय ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू 500 इनटू स्ट्रेन रेज्ड टू 0.1। तो मैं स्ट्रेन हार्डनिंग की क्वेश्चन दे रखी है, इसके अंदर जो स्ट्रेस स्ट्रेन वैल्यूज होती है वो ट्रू वाली होती है, तो ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू 500 इनटू ट्रू स्ट्रेन रेज्ड टू 0.1। मटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हमें दे रखी है 200 गीगापास्कल, 200 गीगापास्कल। ठीक है, a block of thickness 100 mm is made of this material is compressed to 95 mm thickness। तो एक ब्लॉक है जिसकी बेसिकली आप हाइट कह लीजिए, थिकनेस कह लीजिए, बेटर से हाइट कह लीजिए, 100 mm है, आपने उसे कंप्रेस किया, आप उसे कंप्रेस कर रहे हो, आपने फोर्स लगाई, आपने उसे कंप्रेस किया, कहाँ तक? 95 mm तक। ठीक है, तो इनिशियली उसकी हाइट या थिकनेस 100 mm थी, आपने उसे कंप्रेस किया, अब उसकी थिकनेस कितनी रह गई है? 95। ठीक है, अब आपने लोड को रिमूव कर दिया, अब आपने लोड को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो जस्ट रबर बैंड की तरह जब आपने उसे स्ट्रेच किया था, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम एलोंगेट करें, वहां पर वो उसे कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है 100 mm लेंथ का। ठीक है, तो आपने इसे कंप्रेस किया, कंप्रेस करके आप इसे 95 पे ले आए जब आपने फोर्स लगा रखी है। अब बात है जब आप फोर्स हटाओगे तो कुछ इलास्टिक पोर्शन जो है वो रिकवर कर जाएगा, जो इलास्टिक पोर्शन है डिफॉर्मेशन का वो रिकवर कर जाएगा। ठीक है, तो ये आप कुछ गौर कर सकते हैं लाइक दैट, ये ठीक है, तो ये जो है ये चीज, ये जो डिफॉर्मेशन है दिस इज द प्लास्टिक पार्ट, ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। ठीक है, और ये जो हिस्सा रिकवर कर गया, ठीक है, दिस इज द इलास्टिक पार्ट, ये डिफॉर्मेशन रिकवर किया कर गया, जो ये डिफॉर्मेशन थी वो गायब हो गई है। ठीक है,
तो हमें निकालना है कि इस कंपोनेंट की फाइनल लेंथ क्या होगी। जब आप लोड हटा दोगे तो आपको इसकी लेंथ कितनी मिलेगी। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको करना सिर्फ इतना है, आपको ये कंपोनेंट की लेंथ आपको दे रखी है, ठीक है। तो हम इसे कंप्रेस करके 95 तक ले आए, लोड हटा दिया तो लेंथ थोड़ी बढ़ गई। कितनी बढ़ेगी, कितनी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये जो बेसिकली है, एक है इलास्टिक, डेल्टा इलास्टिक, और एक है डेल्टा प्लास्टिक। एक है चेंज इन लेंथ इलास्टिक वाला, एक है चेंज इन लेंथ प्लास्टिक वाला। आप ये निकाल लीजिए कि चेंज इन लेंथ इलास्टिक वाला जो पार्ट है वो कितना है, ठीक है, और उसे आप 95 में जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज इन लेंथ इलास्टिक पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या होगा, इट्स रियली वेरी सिंपल, इलास्टिक स्ट्रेन इज इक्वल टू, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो इलास्टिक स्ट्रेन इज इक्वल टू ये चेंज इन लेंथ इलास्टिक पार्ट डिवाइडेड बाय लेंथ ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो अगर हम इस इलास्टिक स्ट्रेन की अगर हम वैल्यू निकाल लें कि जो स्ट्रेन पैदा हो रहा है उसके अंदर इलास्टिक पार्ट कितना है, अगर हम ये निकाल लें और उसे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें चेंज इन लेंथ का जो इलास्टिक वाला पार्ट है उसकी लेंथ हमें मिल जाएगी। समझ आ रहा है, ठीक है। अभी करके देखेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। समझ आ रहा है, ठीक है। तो वो जो इलास्टिक वाला जो चेंज इन लेंथ है, इलास्टिक पार्ट, उसे हम 95 में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इट्स रियली वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान है ये प्रॉब्लम। बल्कि मतलब इस सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर टेक्स्ट में अगर गलत दिया हुआ है, ठीक है, इट सिंपली मीन्स कि जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो एक ऐसे पर्सन का लिखा हुआ है जो खुद प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। रिप्यूटेड फैकल्टीज उस टेक्स्ट को नहीं बनाती, मतलब जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं पर एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, उन्हें कुछ तो करना है, तो वो लोग मटेरियल तैयार करते हैं और वो उस मटेरियल से आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। वो वाला मटेरियल जो कोई एक ऐसा पर्सन तैयार कर रहा है जिसका खुद का एग्जाम नहीं निकला है, ठीक है। ओके, चेक कैसे कर सकते हो कि आपकी बुक में सही है या नहीं। एग्जाम के अंदर मतलब अगर आप ओरिजिनल आंसर की देखो, गेट 2015 सेट टू 2 मार्क की, उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो उसके अगर आप ओरिजिनल आंसर की देखो तो ये आंसर निकालना है आपको, फीड करना है कंप्यूटर के अंदर। जो उन्होंने रेंज दे रखी है, अलाउएबल रेंज, वो क्या है 95.14 से लेकर 95.20। तो अगर आपका जो सॉल्यूशन है बुक के अंदर अगर वो इस रेंज में लाइन नहीं कर रहा, इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन गलत है, 100% कंफर्म, ठीक है। ओके, तो आइए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो हमें बेसिकली क्या दे रखा है कि कंपोनेंट है, इनिशियल लेंथ 100 है, फाइनल लेंथ 95 है। तो आइए ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू निकालते हैं हम। ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल लेंथ है 95, इनिशियल लेंथ है 100, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ ये आ गया 0.95, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 0.95। सो इट गिव्स अस ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ गई, इट इज माइनस 0.0512, ये चीज, ठीक है। ट्रू स्ट्रेन क्या आ रहा है, माइनस 0.0512, ये हमारी ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू हो गई। एक्चुअली में यहाँ पर जो माइनस साइन है वो ये सिग्निफाई करता है कि जो स्ट्रेन है इट इज कंप्रेसिव इन नेचर, जो डायमेंशन है वो डिक्रीज कर रही है, 100 से 95 पे आ रही है। अगर 95 से 100 पे जाती तो ये स्ट्रेन पॉजिटिव आता, अब 100 से 95 पे जा रही है, डिक्रीज कर रही है, तो स्ट्रेन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो आइए हम ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं, ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, ठीक है, इट इज 500 इंटू स्ट्रेन रेज टू पावर 0.1, ये, ठीक है। तो इज इक्वल टू 500 इंटू 0.0512 रेज टू पावर 0.1, ये, ठीक है। तो आइए ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू क्या है इस सिचुएशन में, आइए देखते हैं। सो इट इज 500 मल्टीप्लाइड बाय जो हमने अभी आंसर निकाला था, ठीक है, रेज टू पावर 0.1, ठीक है। सो आंसर कितना आ रहा है, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 371.5147 मेगा पास्कल। दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रू स्ट्रेस जब आप उस ब्लॉक को कंप्रेस करते हो।
यहां तक आपको समझ आ गए, ठीक है। एंड दिस स्ट्रेस इज गोइंग टू बी कंप्रेसिव इन नेचर, कंप्रेसिव इन नेचर, ठीक है। मतलब क्यों? क्योंकि आपने देखा ना जो स्ट्रेन है वो कंप्रेसिव है, नेगेटिव है, डायमेंशन कम हो रही है, ठीक है। स्ट्रेन कंप्रेसिव है, स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज आल्सो कंप्रेसिव इन नेचर। खैर हम यहाँ पर साइन पुट नहीं कर रहे, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आइए इसके करस्पॉन्डिंग ट्रू स्ट्रेस कितना होगा, ट्रू स्ट्रेस, ठीक है। ओ सॉरी ये तो ट्रू है, इसकी करस्पॉन्डिंग इंजीनियरिंग स्ट्रेस कितना होगा, आइए ये हम निकालते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस अब ये कैसे निकलेगा, या तो आप फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर एक बहुत ज्यादा आसान तरीका है वो ये कि लोड जो लगा रहे हो, जो फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लोड जो आप लगा रहे हो P इज इक्वल टू ट्रू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय ट्रू एरिया, ठीक है, या फाइनल एरिया जो कंप्रेस करने के बाद हो गया है, इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इनटू इनिशियल एरिया। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू ट्रू लोड क्या है, स्ट्रेस इनटू एरिया, या तो दोनों चीजें इंस्टेंटेनियस ट्रू वाली ले लो या दोनों चीजें इंजीनियरिंग वाली ले लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो इस हिसाब से इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या आ गया, ट्रू स्ट्रेस A डिवाइडेड बाय A नॉट। A क्या है, कंप्रेस करने के बाद का एरिया, इंस्टेंटेनियस एरिया, फाइनल एरिया। A नॉट क्या है, इनिशियल एरिया, ठीक है। अब बाय कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, क्या आप कंप्रेस कर रहे हो, मटेरियल उतना ही रहेगा, डेंसिटी अगर सेम है तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, व्हाट वी गेट इज A क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू A नॉट मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल लेंथ, ये चीज, ठीक है। A क्रॉस सेक्शन एरिया इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो अभी है इज इक्वल टू एरिया जो इनिशियली था मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो इनिशियली थी, ठीक है। तो इस हिसाब से A डिवाइडेड बाय A नॉट, A बाय A नॉट, A बाय A नॉट, ये क्या आ गया L नॉट बाय L, ये क्या आ गया, इट इज L नॉट डिवाइडेड बाय L, ये चीज क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर इसको लिखते हैं सिग्मा T इनटू ये क्या बन गया, इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय L, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, ट्रू स्ट्रेस ये हमने निकाला है 371.5147, इनिशियल लेंथ थी 100, फाइनल लेंथ कितनी है आ रही है 95, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, आंसर मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 95, ठीक है। सो इट गिव्स अस 391.068 मेगा पास्कल, ये चीज, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया, हमने इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू निकाल ली है जब आप उसे कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हो फ्रॉम 100 टू 95, समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये सारा हमने क्यों किया है, मैं आपको अभी समझाता हूँ कि हम ऐसे क्यों हमने ये सारा कुछ कैलकुलेट किया, ठीक है। एक्चुअली हम अभी फिनोमिना कौन सा लेके चल रहे हैं, इलास्टिक रिकवरी वाला, ठीक है। तो या तो आपको वैसे मैंने पहली चीजें पढ़ा रखी है, बट स्टिल अगर आपने वो लेक्चर नहीं देख रखा, ठीक है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो बेसिकली राजीव क्या चीज है, क्या कि हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, किसकी बात कर रहे हैं हम, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आप अगर यहाँ से इस तरह से देखें तो ये कर्व इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब एक लिमिट तक तो क्या है हमारे पास इलास्टिक स्ट्रेसेस और स्ट्रेन होंगे, और उसके बाद में जो डिफॉर्मेशन आएगी, जो स्ट्रेस आएगा, जो स्ट्रेन आएगा, वो प्लास्टिक नेचर में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या चीज है, फिनोमिना क्या है, क्या कि अगर आप किसी पॉइंट से, अगर आप किसी पॉइंट पे आप जैसे लोड लगा रहे हो तो स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, अगर आप लोड को रिमूव करते हो, अगर आप लोड को रिमूव करते हो तो ये जो कर्व है ये वापसी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये वापसी किस रास्ते आएगा, इस कर्व का, जैसे सपोज कीजिए मैं लोड लगा रहा हूँ, किसी कंपोनेंट पे लोड लगा रहा हूँ, मुझे एलोंगेशन मिल रही है, स्ट्रेस मिल रहा है, स्ट्रेन मिल रहा है, दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये कर्व इस तरह से ड्रॉ हो रहा है लाइक दैट, ठीक है। तो यहां तक मैं पहुंचा। अब क्या चीज है, अब मैंने जब लोड को रिमूव किया तो क्या होगा, कुछ डिफॉर्मेशन, जैसे इलास्टिक के केस में मैंने बताया था वापसी आएगी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन रिलीव होगी, कुछ स्ट्रेन रिलीव होगा, तो ये पॉइंट जो है ये वापसी आएगा, ठीक है, ये वापसी आएगा। और ये किस तरह से आएगा, इट विल फॉलो
it will follow the path parallel to the slope. ये वाली, ये जो स्लोप आपको नजर आ रही है वाली, ये इनिशियली कौन सी हुक्स लॉ वाली है, कौन सी, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. ये स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू इंजीनियरिंग स्ट्रेन. तो ये जो हुक्स लॉ वाली जो ये स्लोप है, जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यही स्लोप हमारी ये जो पॉइंट है ये फॉलो करता है. ये फिनोमेना आपको समझ आ गया, ठीक है. तो द थिंग इज, आप इस तरह से जा रहे हो, शुरुआत में हुक्स लॉ वाली कर्व फॉलो होगी और उसके बाद में फिर मतलब ये परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी. पर अगर आप किसी मोमेंट पे अगर आप लोड को रिलीव करते हो, अब लोड को रिलीव कर दिया तो स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो पॉइंट कैसे वापसी आएगा, इट विल फॉलो अ पाथ पैरेलल टू दिस कर्व. या यूं कहिए, ये जो कर्व फॉलो करेगा इसका स्लोप कितना होगा, यंग्स मॉडुलस के बराबर होगा. यंग्स मॉडुलस, ठीक है, ये इसका स्लोप कितना है, दिस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना. तो दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन, ठीक है. तो ये इसको फॉलो करेगा. ये चीज आपको समझ आ रही है यहाँ तक, ठीक है. तो बेसिकली क्या चीज है, क्या अब हमें करना सिर्फ इतना है, क्या, ये कर्व आपके सामने, आपको इस पॉइंट पे आपने इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इस पॉइंट पर आपने इंजीनियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपने निकाल ली है, दैट इज 391. कितनी है, 391.06, ठीक है. आपने इस पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू आपने निकाल ली है, ठीक है. आपको यंग्स मॉडुलस आपको प्रॉब्लम में दे रखा है, इट इज 200 गीगापास्कल आपको दे रखा है. आपको ये निकालना है कि हमारे पास जो ये इलास्टिक स्ट्रेन वाला पार्ट है, अब ध्यान से देखिएगा, दिस इज टोटल स्ट्रेन. ये क्या है, टोटल स्ट्रेन. यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, टोटल स्ट्रेन. इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन करके हम बात करें, दिस इज टोटल स्ट्रेन, ठीक है. अब उसके अंदर ये वाला पार्ट जो रिकवर कर गया, दैट इज इलास्टिक स्ट्रेन. ये इलास्टिक पार्ट है. और ये वाला हिस्सा जो रिकवर नहीं किया, जो रह गया, ये प्लास्टिक पार्ट है. दिस इज स्ट्रेन प्लास्टिक. समझ आ गया आपको, ठीक है. द थिंग इज कि ये वाली जो लाइन है, दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये इस लाइन के पैरेलल है. यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है. तो आपको बस ये निकालना है कि ये इलास्टिक पार्ट कितना है, इलास्टिक स्ट्रेन कितना है. दिस इज टोटल स्ट्रेन which is sum of plastic strain and elastic strain. आपको ये निकालना है कि इलास्टिक स्ट्रेन कितना है, that's all. समझ आ गया, ठीक है. तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, इट्स रियली वेरी सिंपल. मतलब आप सपोज कीजिए, आप इस रोम्बस को अगर आप इस पैरेललोग्राम को देखें, पैरेललोग्राम है, दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है. तो हमें बेसिकली इस पैरेललोग्राम में ये लेंथ निकालनी है, ये वाली, ठीक है. तो अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देन बाय सिमेट्री, मतलब ये जो लेंथ है ये इस लेंथ के बराबर है, ठीक है. और मतलब कि कुल मिला के मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, अगर आप यहां से एक वर्टिकल ड्रॉ करें तो ये वाली जो लेंथ है ये इस लेंथ के बराबर आएगी. और ये वाली लेंथ कितनी है, मतलब दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. ये वाली लेंथ कितनी है, मैं प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा, ये ओवरलैप हो रहा है इसलिए मैंने वहां पर अलग से थोड़ा दूर बनाया, ठीक है. यहां से ये पॉइंट वापसी आया, हमें ये लेंथ चाहिए. हमने इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, इधर से हमने हुक्स लॉ वाली लाइन ड्रॉ करी, तो हमें ये पॉइंट मिल गया, ठीक है. दिस इज आवर पैरेललोग्राम, दिस इज पैरेलल टू दिस, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है. बाय सिमेट्री दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ठीक है. और ये लेंथ कितनी है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है. ये वाली लेंथ कितनी होगी, दैट विल बी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस. ये समझ आ गई, ये लेंथ कितनी है, दैट इज स्ट्रेस, जो इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस है हमारे पास, ये इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस है डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस. समझ आ गया यहां तक, ठीक है. तो स्ट्रेस हमने निकाल रखा है, यहां पर है 391 पॉइंट रख कर दीजिए 0.06, ठीक है, 068, ठीक है. यंग्स मॉडुलस कितना है, 200, ऊपर है मेगा पास्कल, नीचे गीगा पास्कल, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है. ये तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा हमारा इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है. तो अब डायरेक्टली भी, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, ठीक है, आपने करना क्या, दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. इस तरह की प्रॉब्लम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के एग्जाम से पूछी जा सकती है. आपने करना क्या है, आपने
इंजीनियरिंग स्ट्रेस की आपने वैल्यू निकाल ली, एक कंपोनेंट था हमने उसे कंप्रेस किया तो उससे आपने ट्रू स्ट्रेन निकाल लिया। अब ट्रू स्ट्रेन से आपने ट्रू स्ट्रेस निकाल लिया, यहां पर इस इक्वेशन में पुट करके ट्रू स्ट्रेस निकाल लिया। फिर आपने ट्रू स्ट्रेस को इंजीनियरिंग स्ट्रेस में कन्वर्ट करके इस पॉइंट पे इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकाल लिया। ठीक है, अब आप इस इंजीनियरिंग स्ट्रेस को सीधा सीधा यंग्स मॉडुलस से डिवाइड करके इलास्टिक पार्ट ऑफ स्ट्रेन निकाल लो। समझ आ गया? ठीक है, ये स्ट्रेस आपने निकाल ली है, ठीक है, इसे आप यंग्स मॉडुलस से डिवाइड करके डायरेक्टली इलास्टिक पार्ट ऑफ स्ट्रेन निकाल लो। समझ आ गया यहां तक? ठीक है भाई, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा प्रॉब्लम को एक बार दोबारा देख लेना और इस क्वेश्चन को 2-3 बार खुद अपने हाथ से निकाल के देख लेना। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, तो अब यहां पर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, कि इलास्टिक पार्ट हमारे पास कितना आ रहा है 391.068 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000, मतलब 1 2 3 zeros, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है कि इलास्टिक पार्ट, स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, उसका इलास्टिक पार्ट उसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसकी वैल्यू कितनी आई है, इट इज 0.00195 ये दिस इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिक पार्ट ऑफ टोटल स्ट्रेन। जो टोटल डिफॉर्मेशन आई है उसके दो हिस्से हैं, एक परमानेंट प्लास्टिक वाला और एक इलास्टिक वाली डिफॉर्मेशन है जो रिकवर कर जाती है। तो हमारी जो इलास्टिक वाले डिफॉर्मेशन का जो स्ट्रेन है वो इतना है। ठीक है, तो इस हिसाब से इलास्टिक एलोंगेशन या इलास्टिक कंप्रेशन कितना था। ठीक है, अब स्ट्रेन क्या होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ इलास्टिक वाला पार्ट कितना होगा, इलास्टिक स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ठीक है, तो आइए निकालते हैं, चेंज इन लेंथ इलास्टिक वाला पार्ट इज इक्वल टू इलास्टिक स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 100, सो इट गिव्स अस 0.19553, ये चीज समझ आ गई। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाले, दिस इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जो टोटल डिफॉर्मेशन आई थी 100 से 95 तक आप पहुंचे थे, तो टोटल 5 mm का फर्क आया। ठीक है, जिसमें से कुछ हिस्सा इलास्टिक है, बाकी का हिस्सा प्लास्टिक है, परमानेंट है। तो इलास्टिक वाली डिफॉर्मेशन कितनी आई है, दैट इज 0.19555। ठीक है, तो हमने ये कहा कि जब आप चीज को कंप्रेस करते हो, ठीक है, तो जब आप लोड को हटाओगे तो इलास्टिक वाला पार्ट रिकवर कर जाता है। ठीक है, तो इतनी जो कंप्रेशन था इतना वो गायब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इतना रिकवर कर जाएगा, इतनी उसकी लेंथ फिर से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कंप्रेस करने के बाद ठीक है, उसकी लेंथ कितनी हो गई थी, कंप्रेस करने के बाद उसकी लेंथ हो गई थी 95 कंप्रेस करने के बाद। ठीक है, तो जब लोड को हटाओगे तो उसके अंदर 0.1955 इतनी mm लेंथ रिकवर कर जाएगी, फिर से बढ़ जाएगी। ठीक है, सो द फाइनल लेंथ जो हमें मिलेगी दैट इज 95.1955, ये चीज समझ आया। ठीक है, सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल्सो सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मेरी जो रिकमेंडेशन, अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को एक बार दोबारा देख लीजिए। ठीक है, आपको लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को कम से कम 1 या 2 बार, मतलब यार कुछ तो रीजन होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये बुक्स के अंदर एक गलत सॉल्व की हुई है। ठीक है ना, और इस प्रॉब्लम का इंपॉर्टेंस लेवल काफी ज्यादा है। सो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चाहे आप इस लेक्चर को एक बार दोबारा देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आप इस प्रॉब्लम को एक बार खुद जरूर करके देखिएगा। ठीक है भाई, इस प्रॉब्लम के लिए स्पेशली समझ आया है, नहीं आया, कोई डाउट है, कैसा लगा, प्लीज नीचे कमेंट्स में आपको जरूर मेंशन करना है। ये छोटी सी इस प्रॉब्लम के लिए एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।